बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब मुझसे शुमारियात यानी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। आज हम सब्जेक्ट यानी स्टैटिस्टिक्स क्लास फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर 5, लास्ट लेक्चर में मैंने चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चंस, ये 1 या 2 सवाल ऐसे थे जो कि मैंने काफ़ी अरसे से आपके ज़िम्मे दिए हुए थे। मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, एक सवाल था शायद बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वो मैंने आपके ज़िम्मे लगाया कि वो आपने ख़ुद करना है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो क्वेश्चंस कर चुके होंगे। ये चैप्टर 5 हमारे सेकंड 50% का लास्ट चैप्टर है, आखिरी चैप्टर, और इसके बाद हमारा फर्स्ट 50% जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इंशाअल्लाह आपके टर्म्स के पेपर होंगे, यानी फ़र्स्ट 50% का जो टर्म पेपर है वो होगा आपका इंशाअल्लाह तबारक ताला। इस चैप्टर को स्टार्ट करने का अंदाज़ मैंने पिछले 4 चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। कुछ इस तरह के पहले जितने भी हमने चैप्टर्स स्टार्ट्स किए उसमें हम उनकी डेफिनेशंस पहले पढ़ते थे और बाद में हम उनके न्यूमेरिकल्स करते थे, और ये लास्ट चैप्टर हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से करेंगे। पहले हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और लास्ट 2 लेक्चर्स इंशाल्लाह आपको इनकी डेफिनेशंस के प्रोवाइड किए जाएंगे। ये चैप्टर इंतहाई आसान चैप्टर है और इस चैप्टर से जो हमारा पेपर बनता है उसमें एक पार्ट चैप्टर नंबर 7 के साथ मिल के आता है। पहला जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा पूरा। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से आएगा। इसलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप चैप्टर नंबर 3 और 4 जो हमने किया उसको बहुत अच्छे तरीके से करें। मैंने भी कोशिश की अपनी साइड से कि मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाऊं और एक एक सवाल बोर्ड पे करवाया है, और मैक्सिमम 2 या 3 पार्ट या 2 क्वेश्चन थे जिनके 3 या 4 पार्ट बनते हैं, वो आपके ज़िम्मे लगाए हैं, और वो भी कि इंतहा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद। अब हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर 5 को शुरू करें, एक बात दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं कि अगर हम अपने हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करें तो उसका फ़ायदा क्या होगा, और अगर ना कर सके आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ तो उसका नुकसान हमारे साथ क्या होने वाला है। जब इस्लाम का आगाज़, वैसे तो रोज़े अव्वल से इस्लाम ही इस्लाम है, लेकिन जो हमारी उम्मत में इस्लाम का आगाज़ तब हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस और पहली बार वही नाजिल हुई। तो वहाँ से लोगों को इस्लाम के बारे में दावत देना शुरू हुए। पहले लोग जो ज़माने जहालियत में बिस के साथ अपने बुतों का नाम लगाते थे, अपने बुतों के नाम के साथ शुरू करते थे। जब पहली मर्तबा ये कहा गया कि आप अपने कामों का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करें, कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, तो वहाँ जो ज़माना जहालियत के बहुत बड़े बड़े आलिम थे वो ये कहने लगे कि ये अल्लाह कौन है,
अगर मैं अपने बुत का नाम लेके काम शुरू करता हूँ तो मैं उसको देखता हूँ, मैं उसको सुनता हूँ, मैं उसको देखता हूँ, उसका मेरा कोई ताल्लुक़ है, मैं काफ़ी अरसे से उसका नाम भी देख रहा, उसका नाम जानता हूँ। ये अल्लाह तो मैंने पहली दफ़ा देखा है, कहीं सुना है, ये कहाँ पर होता है, ये इसका बुत कहाँ पर है, ये कौन है। बड़े बड़े आलिम ये कहने लगे कि बिस्मिल्लाह, अल्लाह कौन है जिसके नाम के साथ हम शुरू करें। तो अल्लाह ने अपनी दो खूबियाँ साथ लगा के बिस्मिल्लाह को कंप्लीट किया कि अल्लाह कौन है। इसके लिए अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमान, वो रहमान है, रहीम और वो रहीम है। अब जब लफ्ज़ रहमान आया और जब लफ्ज़ रहीम आया तो ये डेफिनेशन है अल्लाह की कि अल्लाह कौन है। वो क्वेश्चन जो कुफार मक्का ने किया कि अल्लाह कौन है, उसकी डेफिनेशन अल्लाह ने दो अल्फाज में पेश की, अर्रहमान अर्रहीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमें रहमान का नहीं पता, हम तो अरबी नहीं जानते, लेकिन वो जो आलिम थे उस दौर के, उनके रुए कांप उठे, उनको रहमान का पता चल गया कि रहमान क्या था। रहमान एक ऐसी हस्ती होती है जो रहम करती है, और वो रहम किस तरह करती है ये हमें नहीं पता रहमान बोलने से, लेकिन अरब को पता था कि रहमान ऐसी हस्ती होती है क्योंकि रहमान का जो साउंड है वो साउंड किस पर है, तूफ़ान पर। किस पर है, तुग़यान पर। किस पर है, फैज़ान पर। अब हमें इतनी बातों का पता ही नहीं है। रहमान ऐसा रहम करने वाला जैसे तूफ़ान आ रहा हो, जैसे तुग़यानी पानी में इस कदर तेज़ी आ जाए कि वो अपने बंद तोड़ते हुए बाहर निकल जाए, और फैज़ान के वज़न पे ये रहमान है कि अगर गुनाहों से आप अपने आप को भर लें, अपनी सारी ज़िंदगी गुनाह करें और एक भी नेकी ना करें, ज़मीन पे तह लगाएं अपने गुनाहों की, और तह लगाते 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 आसमान के साथ गुनाह टकरा जाएं, और फिर जब रहमान की रहमत आए तो उसके सामने इतने बड़े गुनाह भी ना, सामने रुकावट, जैसे तूफ़ान आता है कोई भी रुकावट उसके सामने नहीं खड़ी हो सकती, उसको तोड़ते हुए आगे गुजर जाती है। ऐसा है अल्लाह की रहमत जो, तो अगर आप किसी काम से शुरू से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमान और अल्लाह की रहमत उस काम में शामिल हो गई तो वो काम कभी रुक सकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। उसकी रहमत इस अंदाज से चलती है। अब जब रहमान का लफ्ज़ आया तो अल्लाह जानता था कि ये कहेंगे तूफ़ान तो एक वक्त में थम जाता है, इसी तरह क्या इस अल्लाह की रहमत भी एक वक्त मुकर्रर पे आई और रुक गई? नहीं नहीं, अल्लाह ने रहीम का लफ्ज़ कि रोज़े अज़ल से रोज़े अबद तक इसी तरह रहम करने वाले को रहमान और रहीम कहते हैं। रहीम के मतलब ये है रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक इसी तरह रहम करने वाला, तूफ़ान की तरह, फैज़ान की तरह और तुग़यान की तरह एक वक्त मुकर्रर पे आके गुज़र जाने वाला नहीं, रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक रहीम में ये मायने आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये नसीहत आप याद रखेंगे, अपने हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें। अगर सुबह आपकी आँख खुलती है, आपको कोई उठाता है तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें, कितनी देर लगती है। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं और चैप्टर है 5। चैप्टर 5 का नाम है इंडेक्स नंबर। चैप्टर 5 है और इसका नाम है इंडेक्स नंबर। आज का लेक्चर हमारा 73 है। इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं? बस मैं आपको इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन बता के आगे चलते हैं। अरेंज द डेटा, डेटा को अरेंज करो। कैसे? अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिहाज से आप अपने डेटा को इकट्ठा कर लें
तो इट्स कॉल्ड इंडेक्स नंबर। यही तो इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर क्या है? डेटा को अरेंज करें, जमा करें, और कैसे जमा करें? अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। जैसे एग्जांपल, आप यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ईयर 2000 में कितने बच्चे एनरोल्ड हुए? हमने लिखा 2000, इतने बच्चे एनरोल्ड हुए। 2001 कितने बच्चे इनरोल्ड हुए, कितने बच्चों का एडमिशन यूनिक कॉलेज में हुआ? 2001 में हमने उसके सामने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने। इसी तरह 2003, 2004, 2005, ये जो 5 साल का डाटा हमने इकट्ठा किया, एक कॉलम में लिखा ईयर्स और दूसरे कॉलम में लिखा कि कितने स्टूडेंट्स हैं। ये जो डाटा इकट्ठा हुआ, इस डाटा को हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। इंडेक्स नंबर की 2 टाइप्स हैं फ़िलहाल, जो हमें डायरेक्ट मालूम होनी चाहिए। सिंपल इंडेक्स और कंपोजिट इंडेक्स। सिंपल इंडेक्स क्या होता है? ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, ये सिंपल इंडेक्स है कि 2000 से लेके 2005 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, बस ये सिंपल इंडेक्स हो गई। कंपोजिट इंडेक्स 2001 में एफएससी में कितने बच्चे थे, आईसीएस में कितने बच्चे हैं और आईकॉम में कितने बच्चे हैं। अब हमने 2000 में हमने 3 वैल्यूज़ लिखी कि एफएससी में, आईसीएस में और आईकॉम में इतने बच्चे हैं। 2001 में भी हमने उनके नीचे तीनों क्लासेस का डाटा लिख लिया। जब एक साल के सामने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ गिवन हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ डेटास हमने ऑलरेडी इकट्ठा किया हुआ है, तो इसे हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहते हैं। और अगर एक साल के सामने एक ही वैल्यू है तो इसे हम सिंपल इंडेक्स कहते हैं। करना क्या है? बहुत आसान काम है। हमारे यहाँ पे मैंने इस चैप्टर को तकरीबन 4 या 5 टॉपिक्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला टॉपिक हमारा प्राइस रिलेटिव्स है। प्राइस रिलेटिव कैसे मालूम करते हैं? प्राइस रिलेटिव P01 इज इक्वल टू P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला है, इसको कहते हैं प्राइस रिलेटिव। ठीक है, इसको कहते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर, इसको कहते हैं इंडेक्स नंबर, या इसे इंडेक्स नंबर कह लें, सिंपल इंडेक्स नंबर कह लें, या प्राइस रिलेटिव्स कह लें। ये सारी बातें हैं और इसका फार्मूला है P1 लिख लेते हैं, या यहाँ पे फार्मूले में n होता है, हम n भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, दोनों बातें ठीक है। ठीक है जनाब। P0 है बेस ईयर। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास डाटा इकट्ठा हो गया 2000 से लेके 2005 तक। 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, ये हमने 6 साल का डाटा इकट्ठा कर लिया यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखकर। अब ये तो जो डाटा हमने इकट्ठा करके कंबाइन करके लिखा, इस टेबल को हम कहते हैं इंडेक्स नंबर, क्योंकि हमने डाटा अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर टाइम पीरियड। डाटा इकट्ठा करने के बाद इसके साथ हम क्या करेंगे? अब हमारा जो सबसे अहम काम होता है वो कंपैरिजन होता है। क्या 2001 से 2002 में जो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे, क्या हमारे पास ज़्यादा हुए या कम हुए? 2001 और 2005 का कंपैरिजन करेंगे, 2000 के साथ हम 2004 का कंपैरिजन करेंगे, या फिर हम 2000 के साथ इन सब ईयर्स का कंपैरिजन कर लेंगे, या 2003 के साथ बाकियों का कंपैरिजन करेंगे, या 2000 किसी एक साल के साथ बाकी सालों का कंपैरिजन करेंगे। वो जिस साल के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो बेस ईयर है। वो क्या है? वो बेस ईयर कहलाती है। और बेस ईयर की प्राइस को हम डिनोट करते हैं P0। एक बहुत अहम बात जो मेरे जहन से निकल गई और वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अरेंज द डाटा अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड ऑफ देयर
प्राइस एंड क्वांटिटीज। मैंने तो वैसे एग्जांपल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख दिया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया, बता दिया कि डेटा को अरेंज करना है, लेकिन इंडेक्स नंबर में मखसूस क्या है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें मखसूस है प्राइस या रेट। 2000 में हमारे पास जो क्लासेस थी उनकी फ़ीस क्या है, अब प्राइस को ले आते हैं। उनकी फ़ीस, प्राइस कितनी थी, प्राइस नंबर, फ़ी लिख देते हैं ना, फ़ी ऑफ द स्टूडेंट 2001, 2, 3, और फिर हम कंपैरिजन करेंगे प्राइस को। तो इसलिए हम ज़्यादातर पी से डिनोट करेंगे, पी फॉर प्राइस। जब मैंने यहाँ पी लिखा तो मुझे जहन में क्लिक हुआ कि ये बात मेरे से रह गई है, इसलिए मैंने इस बात को भी डिस्कस कर लिया कि पी फॉर प्राइस है। तो जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे यह प्राइस की बात होगी, और इस प्राइस में हमें कितनी क्वांटिटी मिलेगी, तो हम क्वांटिटी की बात करेंगे। तो प्राइस को और क्वांटिटी को अरेंज करें टाइम पीरियड के लिहाज से, तो इंडेक्स नंबर कहलाता है, जो हमारी डेफिनेशन अब प्रॉपर बनी। बेस ईयर, जिस ईयर की प्राइस के साथ हम क्या करेंगे कंपैरिजन, उसकी प्राइस को पी नॉट कह देंगे, और जिस ईयर के साथ कंपेयर कर रहे होंगे उसको पी एन, यानी P1, P2, P3, P4, वो एन का मतलब है वेरी करना। तो करंट ईयर इज इक्वल टू पी एन। तो जिस साल का कंपैरिजन कर रहे हैं जिसके साथ, तो जिस साल का कंपैरिजन कर रहे हैं उसे पी एन कहेंगे, और जिसके साथ कर रहे हैं उसे पी नॉट कहेंगे। तो पी एन, प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडिंग बाय द प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय 100, या परसेंटेज ऑफ द रेशो बिटवीन करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस इज कॉल्ड सिंपल इंडेक्स नंबर, प्राइस रिलेटिव, और ओनली इंडेक्स नंबर। लो बताओ, मैंने आपसे ये कहा था कि मैं डेफिनेशन एंड पे करवाऊंगा, वो साथ साथ हो रही हैं, क्योंकि आदत है, आदत तो चेंज नहीं की जा सकती। जब तक मैं डेफिनेशन ना समझा पाऊँ, फार्मूला लिख के उस फार्मूले को डेफिनेशन बना लिया करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो अब जैसे हमसे कोई पूछे कि डिफ़ाइन सिंपल इंडेक्स नंबर या डिफ़ाइन प्राइस रिलेटिव, तो हम क्या कहेंगे, द परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा, डिवाइड करने को कहते हैं रेशो, द परसेंटेज ऑफ द रेशो बिटवीन द करंट ईयर एंड बेस ईयर प्राइस इज कॉल्ड प्राइस रिलेटिव। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। चले साथ साथ हम डेफिनेशंस को भी डिस्कस करते रहेंगे। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट है, ये 4 सवाल जो हैं ये इस फार्मूले से ताल्लुक़ रखते हैं। हम इसी फार्मूले को डिस्कस कर चुके हैं, इसको डिफ़ाइन कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन समझ चुके हैं। अब हम इस फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम आज शुरू करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके ज़िम्मे लगाएंगे कि अब आप ख़ुद भी करके देखें कि क्या कहीं सवाल कोई आपसे तो नहीं सॉल्व हो जाता। जी, कारवान पब्लिशर की बुक है, पेज नंबर जो मेरे पास किताब है वो 238 है। बाज़ किताबों के पेजेस आगे पीछे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के पास जो बुक है उसका पेज नंबर 238 ही हो। आप देखें कि एक्सरसाइज तलाश करें चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर की। सवाल है फाइंड इंडेक्स नंबर। सवाल क्या है, मालूम करें इंडेक्स नंबर। मैंने अभी बताया इंडेक्स नंबर कह दे, प्राइस रिलेटिव कह दे, या सिंपल इंडेक्स नंबर कहे, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 5.1 का ए पार्ट सवाल है जी, फाइंड द, ये I.N इंडेक्स नंबर कहलाता है, ऑफ प्राइस। मैंने आपको बताया कि हमारे इंडेक्स नंबर में प्राइस ही होगी या क्वांटिटी होगी। फ्रॉम द फॉलोइंग data, taking average of price of all years as base। अब आपके पास
ईयर्स क्या दिए हुए, ईयर्स दिए हुए 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 और 1976। इसके साथ आपको प्राइस गिवन है, मैं खाली पी लिख देता हूँ, प्राइस पूरी लिख लेते हैं जनाब। यहाँ पे है 15, इसके बाद हम देखते हैं 19, इसके बाद हमारे पास क्या है 21, आगे चलते हैं 21 के बाद 30, 30 के बाद 37, फिर 38 और लास्ट में 40 दे दी। जब आप ये सवाल करें तो एक एक लाइन छोड़ के लिखें, 170 और 171 के दरमियान में एक लाइन छोड़ दें, और जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, और अगर आप टेबल भी बना लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब सबसे पहले ये है कि इंडेक्स नंबर मालूम करना है। इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, इंडेक्स नंबर मालूम करने हैं। अच्छा जी, इंडेक्स नंबर मालूम करना, बेस क्या है? बेस है एवरेज ऑफ ऑल ईयर एज बेस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एवरेज ऑल ईयर, एवरेज ऑल ईयर। अब ऑल ईयर की जो एवरेज है ना वो बेस है। अब तमाम सालों की एवरेज कैसे मालूम करेंगे? हम यहाँ पे लिखते हैं एवरेज ऑफ ऑल ईयर, तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दें, 15 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 30 प्लस 37 प्लस 38 और प्लस 40, 38, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 पे तकसीम कर दें। तकसीम का मतलब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, तकसीम कहते हैं डिवाइड कर दें। जब आपने इसको 7 पे डिवाइड किया तो अब आपके पास जो जवाब आया वो आपके पास आ गया 28.57। क्या आ गया? 28.57। अब ये जो वैल्यू है ना जनाब, ये वैल्यू बेस हो गई। उसने कहा था एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर एज बेस, अब वो वैल्यू बेस बन गई है। अब उस फार्मूला क्या था? फार्मूला ये है Pn ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हम क्या करेंगे? Pn यानी जो भी ईयर है, अगर ये 15 है तो ये Pn बन गया, जब यहाँ 19 निकालेंगे तो ये Pn बन जाएगा। अब यहाँ पे हम Pn मतलब 15 को डिवाइड करेंगे किस पे? एवरेज पे, P0, और ये हमारे पास P0 है। P0 की वैल्यू क्या है? 28.57, और साथ ही हम इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ब्रैकेट डाल दी है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 19 को डिवाइड करेंगे किस पे? 28.57 पे, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे लिखते हैं 21 ओवर 28.57 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे लिखेंगे 30 ओवर 28.57 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 37 ओवर 28.57 और मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 38 ओवर 28.57 और मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ लिखेंगे 40 ओवर 28.57 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक होगी बात? अब हम देखें इनको डिवाइड करके। आपने जब डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद आपने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आपके पास क्या जवाब आया? पहला जवाब आपके पास आ गया 52.5। जब इसको डिवाइड किया, साथ मल्टीप्लाई बाय 100, 66.5, फिर 73.5, फिर 105। ठीक है, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करने से 105 आता है। फिर इसके बाद 129.5, फिर 130,
3 और लास्ट में 140। ये आपका क्या बन गया, आंसर आ गया। इसको कहते हैं इंडेक्स नंबर मालूम करना। क्या मुश्किल है? नहीं, बहुत आसान है। आपके पास जो प्राइस गिवन है उनको सिर्फ बेस ईयर पे डिवाइड करेंगे तो इंडेक्स नंबर आ जाएगा। इंडेक्स नंबर भी कहते हैं और इसको प्राइस रिलेटिव्स भी कहते हैं और इसको सिंपल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ही ए पार्ट। उसमें उसने 2 मज़ीद आगे सब पार्ट्स दिए हुए हैं और वो दोनों भी हम डिस्कस करते हैं। 5.1 क्वेश्चन है और उसका बी पार्ट। जल्दी से पढ़ें और देखें क्या आपको ये समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5.1 और उसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5.1 है और उसका बी पार्ट, फाइंड इंडेक्स नंबर। यहाँ पर भी उसने यही कहा हुआ है, इसके बी पार्ट में भी। फाइंड इंडेक्स नंबर using number 1 1977 as base and number 2, वो क्या कहता है, average of the price as base for the following data, और डेटा क्या दिया हुआ है, ईयर्स आपके पास, वेरी गुड, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985। ये आपके पास ईयर्स हैं और यहाँ पे आपके पास प्राइस गिवन है। जनाब प्राइस क्या है, 22.50, 25.00, 27.50, 30.00, 35.00, फिर आपके पास है 32.50, 37.50, 47.50 एंड 45.00। ये वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं क्वेश्चन में। अब आपने क्या करना है, पहली बात तो ये मैंने आपसे कही थी कि आपने एक एक लाइन छोड़ के, यहाँ पे 77 और 78 के दरमियान एक लाइन छोड़ के करेंगे ताकि आपके पास इतना गैप हो, इतनी जगह मौजूद हो कि आप उसे आसानी से कर सकें और बीच में प्रॉब्लम्स ना आए। अब हम देखते हैं जनाब फर्स्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है जिसमें कहता है 1977 एज अ बेस। हमने मालूम करना है इंडेक्स नंबर और इंडेक्स नंबर में 1977 एज अ बेस। अब जब 1977 एज अ बेस होगी तो उसके लिए 1977 की प्राइस, ये वैल्यू जो है ना, ये बेस ईयर की प्राइस है, इसको P0 कहेंगे। जब इस वैल्यू का इसी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू का कंपैरिजन इसी से कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 22.50 डिवाइडिंग बाय 22.50 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस वैल्यू को किस पे डिवाइड करेंगे, 25 ओवर बेस ईयर पे 22.50 और मल्टीप्लाई बाय 100। 27.50 डिवाइडिंग बाय 22.50 और मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे लिखेंगे 30 ओवर 22.50 देन मल्टीप्लाई बाय 100। 35 ओवर 22.50 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ लिखेंगे 32.50 डिवाइडिंग बाय
22.50 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये 37 का जब कंपैरिजन करेंगे 37.5 डिवाइडिंग बाय 22.50 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, 47.50 डिवाइडिंग बाय 22.50 मल्टीप्लाई बाय 100, और लास्ट वैल्यू है 45। इसको डिवाइड किस पे करेंगे? 22.50 देन मल्टीप्लाई बाय 100। जब ये सारा काम आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये जो आपके आंसर्स होंगे यही आंसर्स आपके इंडेक्स नंबर कहलाएंगे 1977 एज अ बेस। अब आपने जब इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपके पास तो 100 आ गया। दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास 111.11, 122.22, 133.33, 135, ठीक है, 155.55, 144.44, 166.66, 211.11 एंड 200। ये जो आपके पास हैं इनको कहेंगे हम इंडेक्स नंबर 1977 एज अ बेस। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा? एवरेज ऑफ द प्राइस एज अ बेस ईयर, एवरेज ऑफ द प्राइस। तो आपने उसमें भी मालूम इंडेक्स नंबर ही करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स नंबर और ब्रैकेट में लिखेंगे एवरेज ऑफ ऑल प्राइस। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था और उसका ए पार्ट, बी पार्ट का जो सेकंड है वो भी इसी तरह करेंगे। पहले एवरेज निकालेंगे, एवरेज में आप क्या करेंगे? आपके पास जो प्राइस है यानी कि 22.50 प्लस 25 प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक? 45 तक प्लस। आप इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करें और वैल्यूज़ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 पे डिवाइड कर दें। आपके पास एवरेज आ जाएगी वो 33.61। अब आपके पास पी नॉट यानी कि बेस ईयर वो क्या है? वो आपके पास 33.61 है। अब बेस ईयर क्योंकि 33 बेस वैल्यू आ गई, तो अब आपने क्या करना है कि पहली जो प्राइस है उसको किस पे डिवाइड करेंगे? बेस पे। और बेस क्या है? 33.61। यहाँ पे लिखेंगे 22.50 डिवाइडिंग बाय 33.61 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल इसी तरह आगे 25 ओवर 33.61 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट वैल्यू है 27.50 डिवाइडिंग बाय 33.61 मल्टीप्लाई बाय 100। और फिर देखेंगे 30 ओवर 33.61 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट वैल्यू जनाब 35 है, उसको 33.61 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 32.5 डिवाइडिंग बाय 33.61 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह 37.50 डिवाइडिंग बाय 33.61 जो बेस ईयर है या जो बेस वैल्यू है उस पर डिवाइड करेंगे। 47.50 डिवाइडिंग बाय 33.61 मल्टीप्लाई बाय 100 और 45 ओवर 33.61 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो आपके पास जवाब आएंगे और वही जवाब इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग ऑल एवरेज ऑफ ऑल ईयर आ जाएगी। पहली वैल्यू आ गई 66.94, दूसरी वैल्यू आपके पास 74.38, 81.81, 89.25, 104.13, 96.69, 111.57, 141.32, 133.88। ये आपका आंसर है एवरेज ऑफ ऑल प्राइस एज अ बेस। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और बी पार्ट। आज हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया।
चैप्टर 5 में इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन को डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने प्राइस रिलेटिव या सिंपल इंडेक्स नंबर उसके फार्मूले को और उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट किया है। उम्मीद करता हूँ इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ए और बी पार्ट अब आप ख़ुद करने के काबिल हो चुके हैं। आप इसे कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अपने लेक्चर का इख्तिताम इस दुआ से करते हैं कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ पे रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाए। वालिदैन का साया ताहयात कायम रखे और आपको अल्लाह पाक वालिदैन की और उस्तादज़ा की इताअत और फर्माबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।